बीजेपी के हिंदुत्व के प्रभाव को तोड़ने के लिए विपक्ष मंडल पार्ट 2 का सहारा ले रहा है। विपक्षी गठबंधन की तरफ से बार बार मुखरता से ओबीसी वोट बैंक को जगाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी अपनी कई रैलियों में ओबीसी सेक्रेटरी से लेकर मंत्रियों तक की संख्या सरकार से पूछ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश पीडीए के सहारे बीजेपी को काउंटर करना चाहते हैं। वहीं बिहार, जिसे जातिवादी राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां नीतीश और लालू इसी ओबीसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी को जीत से दूर रखना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के चयन के जरिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 की लड़ाई में जाति की लड़ाई को क्यों मुख्य हथियार माना जा रहा है, उसकी एक झलक 2023 में दिख गई। कुछ तस्वीरें इसकी पूरी कहानी बयान करती हैं। पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब कुल मिलाकर के और एससी एसटी को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। पूरे देश के लोग आज जाति जनगणना के पक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि जो मूल भावना थी मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी संविधान की, उस मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। ये 3 तस्वीरें 90 के दशक की राजनीति की याद दिलाती हैं। जब बीजेपी राम मंदिर के रथ पर सवार तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और बीजेपी की कमंडल राजनीति के सामने मंडल कमीशन ने चुनौती रख दी। अब 2024 के चुनावों की आहट के साथ फिर मंडल पार्ट 2 की गूंज सुनाई देती जा रही है, तो इसके पीछे भी वही कारण है। बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता, उनके काम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के संकल्प पूरे होने के नारों के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में विपक्ष बार बार जातियों की राजनीति के मुद्दे उठा रहा है। बेसिक इशू जाति जनगणना, सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। हालांकि हाल ही में हुए 3 राज्यों के चुनावों में जाति जनगणना या जाति आरक्षण जैसे मुद्दों का अधिक असर होता दिखा नहीं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने तब विपक्ष की मंडल राजनीति का जवाब जैसे दिया, उसकी तस्वीरें भी 2024 के लिहाज से काफी अहम हो जाती हैं। विपक्ष के मंडल के जवाब में बीजेपी मंडल, कमंडल और ट्राइबल तीनों को साथ लेकर चल रही है। इसी के साथ तीनों राज्यों में जो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, तब भी जाति समीकरण को अच्छी तरह ध्यान में रखा गया है। विपक्ष की मंडल राजनीति के आगे बीजेपी ने बड़ी सावधानी से जाति समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की अहमियत बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है। मंडल आयोग ने ओबीसी जनसंख्या का जो अनुमान देश के सामने रखा था, उसके अनुसार देश में 52% आबादी ओबीसी की है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार देश में ओबीसी आबादी करीब 46% है। आंकड़ों से साफ है कि ओबीसी का झुकाव जिस तरफ होगा, सरकार उसकी बन सकती है। बीजेपी के लिए ओबीसी वैसे भी सबसे मजबूत वोट बैंक की तरह रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बीजेपी के पक्ष में ओबीसी वोट लगभग दोगुना हुए हैं। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के अनुसार 2009 में जो ओबीसी वोट बीजेपी को 22% मिले थे, नरेंद्र मोदी सरकार को 2019 में वो 44% मिले। मौजूदा दौर में देखा जाए तो 303 लोकसभा सांसदों में बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी हैं। देश भर में कुल 1358 बीजेपी विधायकों में से 27% ओबीसी हैं।
163 विधान परिषदों में से 40% ओबीसी समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी को इसका स्वाभाविक लाभ मिलता है। विपक्ष की नजर अब उसी वोट में सेंध लगाने की है। 2024 में ओबीसी वोट की लड़ाई निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बन सकती है। बीजेपी बहुत ही रणनीतिक तरीके से चुनावों की तैयारी करती है और 2024 के चुनावों के हिसाब से भी तैयारियां राज्य भर शुरू हो चुकी हैं। विधायकों, सांसदों, सबको उनके टास्क दिए जा चुके हैं। सरकार की योजनाओं का ब्यौरा घर घर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं त्रिपुरा के अगरतला के लोकसभा विस्तारक योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम की। इस कार्यक्रम में 62 विस्तारकों ने भाग लिया। सबका लक्ष्य एक है, 2024 में फिर मोदी सरकार। सबका काम है मोदी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। पार्टी के राज्य स्तरीय नेतृत्व से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक सब त्रिपुरा की धरती से दिल्ली का किला मजबूत करने में जुटे हैं। मोदी 3.0 के लिए इस बार और एक गुणात्मक विजय हो। 50% से अपने अपने बूथ में 50% से ज्यादा वोट हम सभी का दायित्व है बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उसी का आह्वान किया है। उड़ीसा जैसे प्रांत में जहां प्रधानमंत्री जी की अप्रूवल रेटिंग, विश्वसनीयता 80% है, मोदी तत्व, मोदी प्रणाली, मोदी कार्य पद्धति उड़ीसा जैसे राज्य में भी आज प्रभावी दिख रहा है। निश्चित रूप में इस बार देश 50% की ऊपर की वोट मोदी जी को देगा। और अब ओडिशा के विधायकों की ये तस्वीर भी देखिए। 22 बीजेपी विधायक नई दिल्ली आए और राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में बीजेपी के उस महामंथन का हिस्सा बने जिसमें हर विधायक को 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए रणनीति बनाने का मंत्र दिया गया। आने वाला 2024 में उड़ीसा में बीजेपी कैसा सरकार करेगा, इसके बारे में चर्चा है। रेस डिफरेंस क्या है हमारा और बीजेडी में? बहुत कुछ अंतर नहीं है। ये अंतर को पूरा करके और आगे चलेंगे। मुद्दा मिशन 2024 उड़ीसा और सांगठनिक प्रक्रिया कैसे बढ़ा जाए और अच्छा सरकार करने के लिए उड़ीसा में कैसे सरकार होगा उसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पूरा हम तो सरकार करेंगे, ये टारगेट क्या है, ऐसे कुछ नहीं, हम अच्छा करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश में भी मोदी जी का सरकार आएगा, उड़ीसा में भी मोदी जी का सरकार आएगा। इसी तरह देश भर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय नेताओं ने संवाद स्थापित करके चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। चुनावी लड़ाई जिस राज्य में होगी उस राज्य में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके काम में जुट जाने को भेज दिया है। बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी रणनीति का हर किला मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। गठबंधन इंडिया की तरफ से अभी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने आया नहीं है, लेकिन बीजेपी ने संभावित फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हर कार्यकर्ता को लक्ष्य थमा दिया है। अमित शाह ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को 10% अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया। विपक्षी गठबंधन की अभी तक की रणनीति 1-to-1 प्रत्याशी उतारने की है। बीजेपी ने 50% से अधिक वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए राज्य प्रभारियों को अधिकृत किया गया है। मोदी की गारंटी के स्लोगन के साथ लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। गरीब आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान जिसको कतई किसी से उम्मीद नहीं रही 70 सालों में, उसको मोदी जी से उम्मीद है। उस उम्मीद को हर हालत में पूरा करना है, यही एक आखिरी मंत्र है। बीजेपी को चुनाव मशीन कहा जाता है, लेकिन 2024 के लिए जिस तरह से हर मोर्चे पर तैयारी की है उससे उसे वोट विज्ञान की प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है। बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक सबको लक्ष्य दिया जा चुका है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी सरकार के काम पहुंचाए जा रहे हैं ताकि योजनाओं के लाभार्थी वर्ग को सीधे तौर पर संदेश पहुंचे। राज्य प्रभारी और पदाधिकारियों को वोट प्रतिशत और हर सीट पर चुनाव की रणनीति समझा दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी खुद गरीब, महिला, युवा और किसान, देश के इन वर्गों को वो जातियों की संज्ञा देकर बड़ा संदेश देने में जुटे हैं। एक तो ये कि इन 4 का भला होगा तो 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बनेगा, और दूसरा ये कि जातियों की राजनीति से अलग एक नया समाज तैयार हो सकेगा। लक्ष्य बीजेपी ने 400+ का रखा है। रणनीति पर काम भी आखिरी वोट पड़ने तक युद्ध स्तर पर करना होगा।